हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत की कविता नौका विहार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये यूपीएससी का सिलेबस है, उसके अंतर्गत ये कविता वो दी गई है। तो आज हम इसी की व्याख्या करने वाले हैं। तो इसका प्रकाशन वर्ष वो है सन 1932 ईस्वी और ये उनके काव्य संग्रह गुंजन में संकलित है। तो परीक्षा के लिए ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि कौन सी कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है और उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये कविता इसके नौका विहार, इसके जो कवि हो गए सुमित्रा नंदन पंत जी, और इसका प्रकाशन वर्ष हो गया सन 1932 ईस्वी और ये उनके काव्य संग्रह गुंजन में संकलित है। अब बात करते हैं कविता के वर्ण विषय की। तो कविता का वर्ण विषय क्या है, ये किस पर आधारित है? नौका विहार। तो ये इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने चांदनी रात में जो नौका विहार का चित्रण है उसका वर्णन अपनी कविता में किया है कि किस प्रकार चांदनी रात में नौका विहार का जो दृश्य होता है, मनोरम दृश्य, उसको उन्होंने अपनी इस कविता में उतारा है। और इस कविता में उन्होंने गंगा की कल्पना नायिका के रूप में की है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल। तो इस कविता में चलिए हमने बता ही दिया है, तो इसकी व्याख्या बताते हैं। तो इसमें कहा है उन्होंने कि शांत स्निग्ध, यानी कि शांत, चारों तरफ क्या है, चांदनी रात है, उसमें चारों तरफ शांत, तरल और उज्जवल चांदनी चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई है, एकदम शांत सा मौसम है। आकाश में अपलक अनंत नीरव भूतल, आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी की ओर देख लग रहा है। अपलक यानी कि बिना पलक को झपकाए, टकटकी बांधे वो धरती की तरफ देख रहा है। और पृथ्वी वो नीरव यानी कि शांत और शब्द रहित है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवगी गंगा ग्रीष्म विरल, और ऐसे मनोरम और शांत वातावरण में क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती, तनवगी गंगा यानी बालू के बीच मंद मंद बहती हुई ऐसे प्रतीत हो रही है मानो कि जैसे कोई दुबले पतले शरीर वाली युवती दूध जैसी शैया पर लेटी शांत क्लांत निश्चल बाला गंगा निर्मल शकी। तो जैसे लगता है उस शांत वातावरण में गंगा को देख के ऐसा लगता है जैसे कोई पतली दुबली सुंदर सी जो लड़की है, स्त्री है, वह दूध जैसी शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई, शांत, मुरझाई हुई लेटी हुई है। और गंगा के जल में तापस बाला गंगा, तो गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब वो झलक रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि तापस बाला गंगा, जैसे कि कोई तपस्विनी अपने चांद जैसे मुखड़े को अपने ही कोमल हाथों पे रख कर लेटी हुई है और छोटी छोटी लहरें वो उसके वक्षस्थल है। और ऐसा प्रतीत होता है मानो वह लहराते हुए कोमल उसके केश हों। आगे है, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर
चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो आगे की पंक्तियों में जो है वो कहते हैं कि तारों से भरे आकाश की गोरे अंगों पर सिहर सिहर चंचल अंचल सा नीलांबर। तो तारों से भरे हुए आकाश की चंचल परछाई जो है वो गंगा के जल में प्रतीत हो रही है, और ऐसा प्रतीत हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि गंगा रूपी तपस्विनी जो है, कोई बाला, गंगा रूपी तपस्विनी बाला जो है गोरे गोरे अंगों से स्पर्श कर रही हो। बार बार उसका बार बार कांपना, तारों जड़ा उसका नीला आंचल जैसे लहरा रहा हो। आकाश रूपी नीले आंचल पर चंचल अंचल सा नीलांबर, और आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल जो छाया है वो प्रकाशित हो रही है, और उसकी जो साड़ी सी सिकुड़न यानी कि जो उसकी जो कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें जो थी, ऐसा प्रतीत हो रही है मानो कि लेटने के कारण उसका रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हो। तो लहरों में उसके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि उसकी साड़ी, लहरें जो है गंगा की उस वक्त चांदनी की छटा में ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि उसकी साड़ी जो है वो सिमट गई हो, सिमटती सी नजर आ रही हो। तो यहाँ गंगा को स्त्री के रूप में, एक युवती के रूप में जो है वो प्रस्तुत किया गया है। तो इसी प्रकार से उसके केश लहराते हुए, उसकी लहरें जो आ रही हैं वो लहराते हुए से प्रतीत हो रही है, और उसका जो नीला जो आंचल दिखाई देता है उसको लगता है कि जैसे रेशमी साड़ी में सलवटें सी लगती है। तो यहाँ जो है गंगा को तपस्विनी बाला के रूप में प्रकट किया है, और शांत रस का इसमें प्रयोग हुआ है, शांत वातावरण का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे की पंक्ति देखते हैं। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। तो आगे वो कहते हैं कि जो नाव है चांदनी रात का जो है पहला पहर है, और हम चले नाव लेकर, और वो ऐसे चांदनी रात में जो है नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आ जाते हैं, और गंगा के तट का जो सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे की पंक्तियों में वो कह रहे हैं कि गंगा का तट ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि खुली पड़ी रेतीली जो सीपी होती है उस पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी कि चांदनी जो है वो भ्रमण कर रही है। तो चांदनी जो है उस पे भ्रमण कर रही है उस मोती पे, सीपी पे। तो गंगा की चमक इस प्रकार से प्रतीत हो रही है चांदनी रात पे, और ऐसे वातावरण में जो है लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और ऐसी रात में जो है ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पाले जो है नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई है, और उन्होंने अपने लंगर जो है वो उठा लिए हैं। यानी कि एक साथ अनेक नावें जो है ऐसे सुनहरे मौसम में एक साथ अनेक नावें जो है चलने को तैयार है, गंगा तट की यात्रा के लिए खुली हुई है। आगे की पंक्ति है, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के सुचि दर्पण पर
बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रवन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन। तो आगे कहते हैं कि छोटी छोटी नावें जो हैं और लंगर की जो उठते ही, यानी जो उसकी तारे होती वो सब उठते ही मृदु मृदु मंथर मंथर, यानी कि जो छोटी छोटी नावें हैं अपनी पाल रूपी पंख खोलकर जो है तैयार हो गई है, सुंदर हंसनियों के समान जो है वो तैयार हो गई है और धीमी गति से गंगा में तैरने लगी है। तो जैसे हंस सब जो है, हंसनी सब गंगा में तैरते नज़र आते हैं, इसी प्रकार से जो है छोटी छोटी नावें जो है गंगा में के तट में चलने के लिए तैयार हो गई हैं और वो चल रही हैं। गंगा का जल जो है एकदम शांत और निश्चल है और जो दर्पण के समान, शीशे के समान जो है उस नज़र आ रही है, उसकी चमक नज़र आ रही है। जैसे दर्पण जो है उसमें चमक रहता है, उसकी शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार से गंगा के जल जो है वो शांत है और उसमें जो है बिंब नज़र आ रहा है, इस प्रकार से वो साफ है। और उस जल का जो जल रूपी जो स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया और उसमें जो वो प्रतिबिंब नज़र आ रहा है चांदनी का, वो और भी दोगुना जो है वो उसको, उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। तो यहाँ गंगा तट पर शोभित कालांकर का राजभवन जो है प्रतिबिंब जो है गंगा जल में उसका झलक रहा है। तो काला कांकर का जो राजभवन है उसका प्रतिबिंब गंगा के जल में नजर आ रहा है और उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है उसके प्रतिबिंब को कि मानो यह राजभवन गंगा में निश्चिंत रूप से सो रहा है और उसकी झुकी पलकें और शांत मन में कोई स्वप्न जो है, वैभव रूपी स्वप्न जो है वो तैर रहा है। तो राजभवन का प्रतिबिंब नजर आने से इस प्रकार से प्रतिबिंब नजर आ रहा है कि लग रहा है कि वो सो रहा है उसमें, शांत सा, निश्चिंत सा। तो इन पंक्तियों में हमें गंगा के पावन होने और उसके सुंदर तट का वर्णन मिला है। तो चलिए अब आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे जल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतःस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। तो यहाँ आगे की पंक्तियों में कहते हैं, तो इन पंक्तियों में कहते हैं कि नौका से उठती लहरें, यानी कि नौका विहार करते हुए जो नौका के नीचे जो है अलग अलग तरह की जल जो है वो तरंगे उठ रही है और जिससे जल में जो है प्रतिबिंब, आकाश की छोर का जो प्रतिबिंब है वो इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो जल में जब उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, आकाश जो नजर आ रही है उसकी हिलती हुई, और जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा लग रहा है तारक दल, तो तारों की परछाई देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें जो है वो फाड़ फाड़ के देख रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है वो प्रकाश आसमान में नहीं बल्कि धरती पर उस गंगा के जल में फैला हुआ है और वहां से वो देख रहा है। और गंगा में रह रहकर उठने वाली जो लहरें हैं वे भी अपने आंचल की आड़ में तारे जो रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपकों को जो है
दिखा रही हैं और उसमें जल में जो है वो सुंदर सी लुकती छिपती सी प्रतीत हो रही है। तो लहरें जो है बार बार उठती है फिर बैठ जाती है। तो इस प्रकार से जो तारे हैं वो दीपक के समान लुका छिपी करते, कभी जलते और कभी छिपते दिखाई देते हैं, ऐसा प्रतीत होते हैं। फिरती लहरें लुक छिप तो चलिए अब आगे की पंक्ति देखते हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में ही ओझल, लहरों के घूंघट से झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक। तो यहाँ आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि वहीं पास में जो है शुक्र तारा है और उसकी झिलमिलाती परछाई जो है वो जल में किसी परी के समान तैरती हुई सी दिख रही है। तो शुक्र तारा जो है वो परी सी दिख रही है और उसकी जो श्वेत उजली चमकती हुई जो जल तरंग में उसकी परछाई के ओझल का दृश्य, यानी कि उसकी जो परछाई नज़र आ रही है और फिर वो ओझल हो जाती है, वो दृश्य बहुत ही मनोरम है। और कवि को चांदी से चमकते सुंदर केशों में परी के छिप जाने का आभास होता है। यानी जो शुक्र तारा है वो उसमें झिलमिलाता हुआ गंगा के जल में प्रतीत होता है। तो उसको देख के कवि को ये आभास होता है जैसे कि सुंदर केशों में परी जो है अपना मुखड़ा छुपा लेती है, इस प्रकार से उसको प्रतीत होता है। और जल में प्रतिबिंबित दशमी का चांद का, तो दशमी का जो दशमी तिथि होती है उस दिन जब कवि ने लिखा है, तो दशमी का जो चांद है वो तिरछा मुख लेकर कभी लहरों में छिप जाता है, लहरों की चंचलता में जो है वो छिप जाता है, घूंघट से झुक। तो कभी वो उसमें छुप जाता है और कभी वो वहाँ दिख जाता है। और उसे देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर जो है नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छुपा लेती है और कभी जो है बाहर निकाल लेती है। तो लहरों में छिप जाने का आभास उसको होता है। तो चांद का बार बार उसमें परछाई दिखना और छिपना जो है कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नायिका बार बार अपना मुख दिखाती है, कभी फिर शर्मा के उसको छुपा लेती है। तो इसी प्रकार से भाव कवि के मन में आते हैं जब वो उसको देखते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने जो है परछाई के माध्यम से, तो जल में, गंगा के जल में जो परछाई पड़ रही है आकाश की, तारों की, चंद्रमा की, उसके वैभव सौंदर्य को जो है दिखाने का प्रयास किया है। अगली पंक्ति लेते हैं। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। तो चलिए पहले यहीं तक अधीर तक ही पढ़ते हैं कि अब जो है यहाँ पे इन पंक्तियों में उसने कहा है, कवि ने कहा है कि गंगा जो है वो, जो नाव है वो गंगा नदी के मध्य धार यानी बीच धार में, यानी मध्य धार में बीच में पहुँच गई है और वहाँ से चंद्रमा की जो चांदनी है वो दिखाई नहीं देती है, वो छिप गई है। और दर से दिखते दोनों किनारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि व्याकुल गंगा की जो धारा है, दो बाहों से दुरस्त धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। और दोनों तरफ की जो धाराएं हैं, धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहती हैं और जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें जो है वो फैला दी है।
तो अब वो बीच में है तो दोनों तरफ का उसको किनारा नजर आ रहा है और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो नायिका के कोमल शरीर को आलिंगन करना चाहता है। इस धारा जो है उसकी बात यहाँ की है। अगली है, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा, समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिला प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने का निज विरह शोक। तो यहाँ इन पंक्तियों में जो है वो कहती है कि अति दूर यानी कि बहुत दूर क्षितिज पर जो है वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वे इस नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं। तो जो पेड़ है वो ऐसा प्रतीत होते हैं, क्षितिज के पास जो पेड़ नजर आ रहे हैं वो भौहें नजर आ रही है, आसमान की जो है आकाश की भौहें नजर आ रही है और धरती को जो है एकटक निहारती हुई सी प्रतीत हो रही है। फिर आगे कवि कहते हैं कि कह रहे हैं कि पास ही में वहाँ एक द्वीप है जो लहरें को जो है प्रवाह के को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। तो वहीं पर जो है एक उनको द्वीप भी नजर आता है जो लहरों को उनकी विपरीत दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहा है और गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कवि को ऐसा आभास होता है कि जैसे कि कोई छोटा सा बालक जो है वो अपनी माता के छाती से लग के सो रहा है और वहीं पर गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देखकर कवि सोचने लगता है। तो गंगा नदी के ऊपर फिर उसके बाद कवि को पक्षी भी उड़ते दिखाई देता है और उसको देखकर कवि सोचता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं जो भ्रमवश जल में अपनी छाया को देखकर वह कौन विहग। तो वह सोचता है कि यह कौन सा पक्षी है, कहीं यह चकवा पक्षी तो नहीं जो भ्रम के कारण जो है जल में अपनी ही छाया को देख के उसको चकवी समझ कर उसे पाने के लिए जो है विरह वेदना हेतु व्याकुल है और आकाश में उड़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है कवि ने अपनी सूक्ष्म जो है कल्पनाओं द्वारा द्वीप और पक्षी का जो है वर्णन किया है और गंगा के सौंदर्य को और भी ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया है। छाया की कोकी को लगती है, यानी छाया जो है उसकी वो नजर आ रही है तो कहीं वो अपनी ही छाया को चकवी तो नहीं समझ रहा है। अगली पंक्ति है, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, राणों के चलित करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराते जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। तो इन पंक्तियों में जो है कवि कहते हैं कि पतवार घुमा कि अब जो है बीच धारा में जब वो पहुंच गया है तो उसके बाद आगे यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जल होने के कारण जो है नाव में जो है भार में स्वाभाविक रूप से उसके भार में जो है कमी आ गई है और इस कारण से जो है पंत कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची तो उसका भार जो है अत्यधिक कम हो गया। तब मैंने पतवारों को घुमाकर, तब उन्होंने जो है पतवारों को कहा कि नाव को जो है घुमाकर धारा की विपरीत दिशा में
चलाया जाए। तो पतवारों के चलने से जल में जो है, तो पतवार जब नाव को चला रहे हैं तो वहाँ पे जल में जो है झाग जो है काफ़ी मात्रा में उत्पन्न हो गया है। और इस झाग को देख फेन को देख के, यानी झाग को देख के कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पतवार अपनी हथेलियों को फैलाकर उनमें झाग जो है, झाग रूपी मोतियों को भरकर तारों रूपी माला तोड़ तोड़ कर जल में जो है वो बिखरा रहा है। तो उसको देख के उसको ऐसा लगा कि जैसे कि जो झाग बन रहा था पानी में, उसने कहा कि विपरीत दिशा में। यहाँ पे कवि ने कहा कि जब वहाँ पहुँची, बीच पतवार में धार पहुँची, तो जो नाव थी उसका भार कम हो गया। तो उन्होंने कहा कि नाव को विपरीत दिशा में घुमाया जाए, और ऐसा करने के बाद जो पानी है, पानी का प्रवाह था, उसमें काफ़ी सारे झाग बनने लगे। और उन झागों को देख के कवि को ऐसा लगा जैसे कि पतवार ने जो है अपने हाथों को फैलाकर उसमें जो है झाग रूपी मोतियाँ जो है भर ली है, भर भर कर, और उसकी माला जो है बनाकर जल में फेंक रहा है। चांदी के सांपों सी रलमल, और पतवार के चलने के कारण जो है नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें जो है चांदी के चमकते हुए सांपों सी प्रतीत हो रही है, और ऐसा लगता है जैसे कि वो रेंगती हुई आगे बढ़ रही है। नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, और चंद्रमा की किरणें जो है लहरों पर पड़कर इस प्रकार से प्रतीत हो रही है, इस प्रकार से दिख रही है जैसे कि वह बहते हुए जल में बहुत सारी रेखाएं जो है खींची हुई है। तो उसमें जो है उसको रेखाएं खींची हुई सी प्रतीत हो रही है, और जिसमें चंद्रमा की किरणें जो है नृत्य करते हुए प्रतीत हो रही है। लहरों की लतिकाओं में खिल 100 शशि 100 उड़ू झिलमिल, फैले फूले जल में फैनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। तो आगे की पंक्ति में कहते हैं कि एक साथ बहुत सी लहरें जो है वो एक ही चंद्रमा, तो एक साथ बहुत सी जो है उठती हुई लहरें दिखती है, और एक ही चंद्रमा 100 चंद्रमा और एक तारा जो है, एक तारा 100 तारे बन के झिलमिला रहे हैं। तो उसमें लहरें जो है वो बहुत सारी एक साथ उठ रही है, और उन लहरों को देख के लग रहा है कि एक साथ बहुत सारे चंद्रमा आ गए हैं। एक ही चंद्रमा है वास्तविकता में, लेकिन लहरों में बहुत सारे प्रतीत हो रहे हैं। इसी प्रकार से जो तारा है वो एक तारा जो है 100 तारे बन के झिलमिलाते हुए उस लहर में प्रतीत हो रहे हैं, और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है जैसे गंगा रूपी खेत। तो गंगा रूपी खेत जो है वो लहर रूपी लताओं के साथ जो है खेल रही है। और किनारों की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं, उसके बाद कवि जो हैं किनारों की ओर लौटते होते हैं और कहते हैं कि अब नदी की गहराई जो है वो कम होने लगी है, और हम लग्गी से ले ले सहज था। और लग्गी से जो है पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए जो है वो अत्यंत उत्साहित होकर जो है घाट की ओर बढ़े जा रहे हैं। तो अब वो पास आने लगे हैं, नदी के से उतरने वाले हैं और उसके पास आने वाले हैं, नाव से जो है वो उतरने वाले हैं, इसलिए नदी की गहराई जो है उन्हें कम प्रतीत हुई है, और घाट की ओर लौटते हुए उनकी का उत्साह जो है वो बढ़ा जा रहा है। जो जो लगती है नाव पार, उर्मी आलोकित शत विचार,
इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। तो आगे कहते हैं, तो आगे की पंक्तियों में जो है कवि कहते हैं कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, कि जैसे जैसे नाव जो है वो पार लगने लगी है, यानी कि वो किनारे आने लगी है, किनारे की ओर बढ़ने लगी है, वैसे वैसे हमारे हृदय में भी सैकड़ों विचार जो है वो उठने लगे हैं। और ऐसा लगता है मानो जैसे कि संसार का क्रम भी जो है इसी जलधारा के अनुसार इस संसार का क्रम भी चल रहा है। जिस प्रकार से धारा जो है वो निरंतर बहती रहती है, उसी प्रकार से जो है इस संसार का भी क्रम चलता रहता है। आगे बह चुके का स्थान पीछे का जल ले लेते हैं, और उसी प्रकार से जीवन का बहाव भी निरंतर है। यानी कि जब पुराना जो है वो लहर समाप्त हो जाता है, उसकी जगह पे नया लहर आ जाता है। तो इसी प्रकार से जीवन भी है, एक जाता है तो आता है। तो जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार भी शाश्वत है। तो आगे की पंक्तियों में कहते हैं, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत प्राण। तो आगे की पंक्तियों में जो है वो कहते हैं, यहाँ पे जो है इन पंक्तियों में वो कहते हैं कि शाश्वत जो है वो नभ का नीला आकाश भी है, और जीवन का क्रम भी जो है इसी प्रकार से जो है जलधारा के समान ही चलता रहता है। जीवन का क्रम भी धारा के समान ही कभी नहीं टूटने वाला है, और आकाश का यह विस्तार भी जो है उसी प्रकार से शाश्वत है, शाश्वत शशि। और चंद्रमा की जो चांदनी है वो भी ऐसा ही शाश्वत है, चिरस्थायी है, हमेशा के लिए है। और लहरों का जो ऐश्वर्य है वो भी इसी प्रकार से निरंतर बना रहता है। तो कवि आगे की पंक्ति में कहते हैं, हे जग जीवन कर्णधार। तो संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाला ईश्वर जो है जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रहते हैं। तो जीवन के कर्णधार यानी कि ईश्वर जो है इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी जो जन्म और मरण है उसका शाश्वत बनाए रखते हैं, और ये जीवन रूपी नौका का विहार भी निरंतर चलता रहता है। फिर आगे कहते हैं कि कुछ सोचते हुए, चिंतनशील होके सोचते हुए कहते हैं कि मैं अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान जो है वो भूल गया, और जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृतत्व प्रदान करता है। तो यहाँ इस कविता में जो है कवि ने नौका विहार का सुंदर दृश्य जो है वो प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही नौका विहार के दृश्य के साथ ही उन्होंने जीवन की जो शाश्वतता है उस पर भी विचार उन्होंने अपनी इस कविता में किया है। जहाँ नौका विहार के एक एक मनोरम दृश्य का, उसकी लहरों का, चंद्रमा की चांदनी का, गंगा का, सभी का उन्होंने वर्णन किया है। तो आगे वो यही कहते हैं कि इसी प्रकार से जीवन का क्रम भी निरंतर चलता है, शाश्वत वो अपने क्रम में ही रहते हैं। तो जीवन की सच्चाई का उन्होंने यहाँ पे उजागर किया है। इसका रस जो है वो शांत रस है। तो इस कविता का रस हो गया शांत रस, और इसकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, प्रतीकात्मक छंदों का जो है वो प्रयोग किया है, और इसमें हमें इस कविता में हमें अनुप्रास भी मिलते हैं, शब्द शक्ति भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम
हमारी कविता जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी भी कोई समस्या हो किसी वीडियो से संबंधित, किसी विषय से संबंधित, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि वीडियो के माध्यम से उस समस्या का निराकरण किया जा सके। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।